हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बहुत सी बेसिक चीजें पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, क्योंकि लेसन को फिनिश करने के लिए बेसिक का आना बहुत जरूरी था। बेसिक फिनिश करने के बाद हमने आईपीएससी की शुरुआत की। आईपीएससी जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। आज से हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे। आपके केमिस्ट्री में टोटल 10 लेसन है और हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर लेसन 1 की। और लेसन 1 का नेम जो है वो आप जानते हैं क्या है? सॉल्यूशन, अर्थात विलयन। अब हम लोग चैप्टर की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, जितना मैं कह रहा हूं उतनी बात को याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप याद रखेंगे तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरा फोकस आपका इस पर होना चाहिए। ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, और जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वाले न्यूमेरिकल के साथ ही फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विलियन में। सबसे पहले तो आपको विलियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, विलियन की परिभाषा। फिर आपको पता होना चाहिए विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार दो आधार पर, एक तो संतृप्तता के आधार पर और एक होता है सांद्रता के आधार पर। ये दोनों बहुत पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक याद रखने हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है अणुसंग गुणधर्म। अणुसंग गुणधर्म। इसके बाद अणुसंग गुणधर्म जब आप पढ़ लेंगे तो आपको परासरण दाब से रिलेटेड जानकारियां पढ़नी है। आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ना है। आपको मोलल अवनमन स्थिरांक पढ़ना है। और वांठा गुणक। इतनी तो परिभाषाएं आपको याद रखनी ही रखनी है। इतना ही इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब फिक्स है, क्वेश्चन इन्हीं के बन रहे हैं। तो ये पार्ट अगर हमें तैयार है, मतलब सॉल्यूशन का हमें 95% काम तैयार है। इन्हीं से न्यूमेरिकल को भी रिलेट करना हम लोगों को। तो ये सारी परिभाषाएं आपको तैयार करनी है। अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग थ्योरी को बहुत बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन शब्दों को समझेंगे और उससे रिलेट करते हुए पूरी परिभाषा को याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए विलियन, जैसा कि आपको पता है हम लोग कितने टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें विलियन है। विलियन कहते किसे, मतलब सॉल्यूशन किसे कहते हैं? टू या मोर, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। शायद ये बात आप लोग को पता थी। टू और मोर कंपाउंड होंगे, उनके होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों से जो बनता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अर्थात एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, एक होता है विलयन। आप ये कह सकते हैं विलेय और विलायक को मिला करके जो भी हमें मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? विलयन, अगर वो समांगी है तो। अब विलयन के दो भाग हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उस हिस्से को विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उस हिस्से को विलायक कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक परिभाषा है विलेयता, सॉल्बिलिटी कहते हैं जिसे हम लोग, विलेयता।
100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिक मात्रा घुल जाती है, विलेय की अधिकतम मात्रा जो क्या होती है, घुल जाती है, उसी मात्रा को हम लोग विलेय पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता। बात समझिए, रटना नहीं कुछ आपको। मैंने क्या कहा, 100 ग्राम विलायक लिया, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मैक्सिमम मात्रा हमने घोल ली, उस विलेय की अधिकतम मात्रा को ही, सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी को ही क्या कहा गया है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता। मतलब 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घुल गया, उस घुली हुई मात्रा को ही विलेय पदार्थ की कह दी गई विलेयता। अब ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्माशोषी क्रियाओं में विलेयता बढ़ती है, आपको पता ही है। ताप बढ़ाने पर शक्कर आपने डाला होगा, हीट किया होगा, आसानी से घुल गया होगा, ये बात समझ में आती होगी। दाब बढ़ाने पर आपने कभी शरबत घोला होगा, दाब लगाया होगा, उस पर बल लगाया होगा, और एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं वही दाब होता है, आसानी से घुल गया होगा। तो ये विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि विलेय कैसा है, विलायक कैसा है, हम ताप दे रहे हैं, कितना कम कितना ज्यादा दाब दे रहे हैं, तो ये सभी चीजें विलेयता को प्रभावित करेंगी। क्या, विलेय और विलायक की प्रकृति और ताप दाब। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग विलयन के प्रकार पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के उद्देश्य से भी। एक तो हो गया संतृप्तता के आधार पर, एक हेडिंग हम लोगों ने लिखी है विलयन के प्रकार। जो विलयन के प्रकार हैं संतृप्तता के आधार पर, इसको समझते हैं। एक विलयन होता है कैसा, संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त को हमने पहले लिख दिया। एक होता है संतृप्त और एक होता है अति संतृप्त। एक मैंने कहा संतृप्त, असंतृप्त, और दूसरा मैंने क्या कहा, संतृप्त, और तीसरा मैंने क्या कहा, अति संतृप्त। बात को समझिए आप। असंतृप्त किसको कहा गया, आपने क्या किया, 3 ग्लास लिए, 3 ग्लास में थोड़ी थोड़ी शक्कर की मात्रा सब में डाल दी, विलयन हो गया। अब आप शक्कर की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं एक ग्लास में, अगर उसमें मात्रा आपने बढ़ाई फिर से शक्कर और घुल गई, तो मतलब जो पहले रखा हुआ विलयन था वो असंतृप्त है। फिर आपने शक्कर बढ़ाई फिर घुल गई, इसका मतलब अभी भी विलयन कैसा, असंतृप्त। मतलब विलय की और अधिक मात्रा को अगर घोला जा सके तो ऐसे विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। आप शक्कर बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसी अवस्था आएगी कि घुलना बंद कर देगा। जिस अवस्था में घुलना बंद कर देगा उसी अवस्था को कहते हैं संतृप्त विलयन। अब घुलना बंद कर दिया फिर भी हम उसमें विलय मिलाते जा रहे हैं, मतलब जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक होगी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मौजूद है, तो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। शायद आप बात समझ गए होंगे। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोल सके, क्या हो गया, असंतृप्त। विलय की और अधिक मात्रा को घोला ना जा सके, संतृप्त विलयन। और इसमें मैंने ये कहा है कि विलय की और अधिक मात्रा को घोला, लेकिन ये कहा है कि विलय की और अधिक मात्रा को मिला दें संतृप्तता से अधिक। मैंने ये नहीं कहा कि घोला जा सके। अति संतृप्त में ये कहा कि विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक उपस्थित होगी, ऐसे विलय हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, देखिए अभी आपने पढ़ा विलयन, विलयन के प्रकार संतृप्तता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। विलेयता आप पढ़ चुके हैं। सांद्रता के आधार पर क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको समझिए कि आपने कभी पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है वेग का, जब बटे में लिखते हैं तो प्रति वर्ड यूज करते हैं, उसी से हमें परिभाषा बनानी है क्या, कि विलयन के बटे में लिखा है इसलिए प्रति लीटर, लीटर में होना चाहिए आयतन, तो प्रति लीटर आयतन में, विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलीन। अब विलय क्या होता है, घुल जाता है, विलीन हो जाता है, तो विलीन विलय के द्रव्यमान की मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं।
विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझिए आप, मैंने कहा विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलय के ग्राम द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता। विलय के प्रति लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलय के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। और विलायक के प्रति किलोग्राम, ये डिफरेंट है, विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता। एक और है, इसको हम लोग मोल प्रवाह से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं 100% फिक्स है, बोर्ड एग्जाम की सिलेबस में इनसे रिलेट करके ही क्वेश्चन बनते हैं। इतना आपने पढ़ लिया मतलब विलयन की 95% काम को आपने कंप्लीट कर लिया। तो अगर हमने दो पदार्थ मान लिए ए और बी, इनको घटक कहते हैं। जैसे विलयन में मैंने कहा दो घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक। उसी तरह एक घटक ए एक घटक बी है, मतलब एक किसी को विलय कह सकते हैं, किसी को विलायक। और मोल प्रवाह को इस तरह से एक साइन बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं काई। एक्स आप बनाते हैं, एक्स में यह लाइन थोड़ी सी डाइवर्ट कर दी है, जिसको हम लोग काई पढ़ते हैं, मतलब मोल प्रवाह। अब किसी घटक का जो मोल होता है, उस घटक के मोल, स्मॉल एन हमने लिखा, उस पदार्थ के मोल है, ए एन मतलब उस पदार्थ के मोल, और टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। सेम इसी तरह अगर आप काई बी लिखना चाहेंगे तो उस घटक के मोल एन बी हो गए और कुल मोल एन ए प्लस एन बी हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा आप, किसी घटक, ए क्या है, घटक है, काई क्या है, मोल प्रवाह। किसी घटक का मोल प्रवाह उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात के बराबर होता है। बात समझिए, किसी घटक का मोल प्रवाह किसके बराबर होता है, उस घटक के मोल और जितने भी घटक हैं उनके मोलों के योगफल के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी घटक का जो मोल प्रवाह होता है, उस घटक के मोल और विलयन में जितने भी घटक हैं सभी घटकों के मोलों के योगफल का हमने क्या ले लिया, अनुपात, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोल प्रवाह। तो इससे परिभाषा बन गई, किसी घटक का मोल प्रवाह उस घटक के मोल तथा सभी घटकों के मोलों के योगफल के अनुपात के बराबर होता है। आप परिभाषा समझ गए होंगे पांचों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में विकल्पी क्वेश्चन बन रहे हैं, परिभाषाएं बन रही हैं, न्यूमेरिकल बन रहे हैं। तो सांद्रता के आधार पर आपको कंप्लीट रटा ही होना चाहिए। और अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं किसकी, अणुसंघ गुणधर्म की। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, हम लोग अब शुरू करेंगे अणुसंघ गुणधर्म से। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्म, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं, किसी भी तनु विलयन का कोई भौतिक गुण होता है, किसी तनु विलयन का भौतिक गुण जो केवल क्या करता है, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित होता है, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित होता है और केवल विलय के कणों की संख्या या फिर विलय के मोल प्रवाह पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे भौतिक गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म। मेरी बात को समझिएगा, किसी तनु विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या विलय के मोल प्रवाह पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, अणुसंघ गुणधर्म या कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। आप समझ गए होंगे, किसी तनु विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या विलय के मोल प्रवाह पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म। और 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म आपने पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विकल्पी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है लगातार। नंबर 1 पराशर दाब, नंबर 2 वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, और इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं हिमांक का अवनमन, क्योंकि क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक कम होता है, किसका, इसकी बातें अभी हम लोग करेंगे। लेकिन ये 4 पॉइंट है जो कि अणुसंघ गुणधर्म के उदाहरण है। कौन कौन से? परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ये पूरी बात हो गई अणुसंघ गुणधर्म की, ये भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब परासरण दाब के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? अर्धपारगम झिल्ली की, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या है? एक ऐसी झिल्ली जो अपने में से होकर केवल विलायक के कणों को आर पार जाने दे, परंतु विलेय के कणों को आर पार जाने ना दे। ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। जो कोशिका की झिल्लियां हैं, अंडे की झिल्ली है, सब किसमें आती हैं? अर्धपारगम। लेकिन ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम नहीं है। ट्रॉब नाम के वैज्ञानिक ने एक झिल्ली बनाई जिसको कॉपर फेरोसाइनाइड कहते हैं, कृत्रिम झिल्ली है, जो कि लगभग अर्धपारगम झिल्ली है, अर्थात विलेय के कणों को बहुत कम मात्रा में, या कह सकते हैं ना के बराबर जाने देती है। केवल किसको जाने देती है? विलायक। और ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को अपने में से आर पार जाने दे और विलेय को ना जाने दे, तो उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड कृत्रिम उदाहरण है। और फिर हम लोग आते हैं किस पर? परासरण पर। परासरण किसको कहा हमने? एक झिल्ली लगाई जिसको आपने क्या कहा? अर्धपारगम। अब जब झिल्ली मैंने लगाई तो एक तरफ शुद्ध विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक मतलब कुछ नहीं मिलाया गया उसमें, और एक तरफ मैंने ले लिया क्या? विलयन। या फिर एक तरफ मैंने तनु विलयन ले लिया और एक तरफ सांद्र विलयन। जब मैंने ये किया कि तनु विलयन और सांद्र विलयन लिया, तो इन दोनों में अगर पूछा जाए विलायक का परसेंटेज किसमें ज्यादा है? शुद्ध में। और आपने देखा होगा जिस तरफ पानी ज्यादा होता है वो हमेशा अपने आप किधर जाएगा? कम वाले की ओर बहेगा। तो यहां पर वही है कि विलायक के कण जब अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से कहां जाएंगे? विलयन की ओर। विलायक के कण जब शुद्ध विलायक से कहां जाएंगे? विलयन की ओर। या तनु विलयन से कहां जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर, क्योंकि इसमें विलायक इससे ज्यादा है, इसमें विलायक इससे ज्यादा है। और विलायक के कण स्वतः अपने आप अर्धपारगम झिल्ली से होकर कहां से? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। मतलब परासरण क्या है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें विलायक के कण अपने आप गति करते हैं, कहां से होकर? अर्धपारगम झिल्ली से। और किससे चलते हैं? शुद्ध विलायक से या तो विलयन की ओर या तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और यह प्रोसेस स्वतः होता है। इसी क्रिया को क्या कहा गया है? परासरण। अब परासरण दाब किसे कहते हैं? हम ये क्रिया ना होने दें, रोकना चाहें इसे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी अवरोध उत्पन्न किया जाता है, दाब लगाया जाता है, उस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब की परिभाषा क्या है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो भी दाब आप लगाएंगे उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। इसको या तो P से प्रदर्शित करते हैं या फिर पाई से। और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा PV = nRT करके, इसी के लिए। जहां P क्या है? परासरण दाब है, V क्या है? आयतन है लीटर में, N मोलों की संख्या है, R को विलयन स्थिरांक कहते हैं, T हमारा परत दाब है। तो इतनी सारी चीजें हो गई आपकी परासरण दाब अणुसंघ गुणधर्म से रिलेटेड। अब हम लोग राउल के नियम और इनके बारे में बात करते हैं आगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा परासरण दाब। परासरण दाब से संबंधित कुछ परिभाषाएं और समझेंगे। अगर दो विलयन है, दो विलयनों के परासरण दाब समान है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासारी विलयन। अगर किसी एक का कम है, किसी एक का ज्यादा है, तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको कहते हैं अल्प परासारी विलयन, और जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उससे कहते हैं अति परासारी विलयन। मतलब जिनका परासरण दाब समान है, समपरासारी, मतलब आइसोटोनिक। जिनका परासरण दाब कम है उनको कहते हैं अल्प परासारी, हाइपोटोनिक। और जिनका परासरण दाब ज्यादा है उन्हें कहते हैं हाइपरटोनिक, अर्थात अति परासारी विलयन। अब हम लोग बात करते हैं राउल के नियम से रिलेटेड।
आप वाष्प दाब जानते हैं, वाष्प का जो दाब होता है, जब वाष्प और द्रव एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होते हैं तो वाष्प द्रव पर जो दाब लगाता है उस दाब को ही हम लोग द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब किसी विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से ज्यादा होगा। विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होगा कब? जब उसमें कोई विलेय पदार्थ हम बोले और वो विलेय पदार्थ कैसा हो? अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, विद्युत अनअपघट्य हो। विद्युत अनअपघट्य हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसका पराश्रय दाब ज्यादा होगा? विलायक का। P0 जिससे जो हम लोग लिखा है वो विलायक का वाष्प दाब है और PS किसका है? विलयन का। और विलायक हमेशा ज्यादा होगा जब उसमें विलेय पदार्थ क्या घोला गया है। अब कितना ज्यादा होगा? विलयन में जब बना, विलायक में हमने विलेय घोला, विलयन बना, कितनी कमी हुई? तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देते हैं। कितनी कमी हुई? इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको वाष्प दाब का क्या कहा गया? वाष्प दाब का अवनमन, मतलब वाष्प दाब की कमी। अब जो वाष्प दाब का अवनमन है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। और राउल्ट का नियम कहता है कि अगर किसी भी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ को घोला जा रहा है, घोलकर कोई विलयन बना रहे हैं, तो उसके लिए जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा, मतलब ये पूरा विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल ऊपर रखे हो, कुल मोल नीचे, तो विलेय का मोल प्रभाज हो गया। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होगा? बराबर। फिर से समझिए, राउल्ट के नियम ने क्या कहा कि अगर कोई भी विलयन कैसा होगा? अवाष्पशील विद्युत अपघट्य से बना होगा, तो उसके लिए जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। और हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसका, इसको आप याद रखेंगे। इसको जब सरल करेंगे तो सरल रूप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, P0 PS अपॉन में PS इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इतना आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड? राउल्ट के नियम से रिलेटेड। अब कुछ बातें और क्वथनांक से पढ़ने से पहले कि जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता है? टीबी माइनस T0। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक। और T0 क्या है? विलायक का क्वथनांक। हमेशा विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा। कब? जब उसमें क्या घोल रहे होंगे? अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ। और ध्यान रखिए, ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा? आपने निकाला, तो ज्यादा के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? उन्नयन। तो डेल्टा टीबी को क्या पढ़ते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। सेम इसी तरह हिमांक कम होगा, इसीलिए मैंने T0 माइनस TF कहा है। मतलब कितना हिमांक कम हुआ? यहां पर T0 क्या है? विलायक का क्वथनांक। यहां पर T0 क्या है? विलायक का हिमांक। अब डेफिनेशन अगर बनाना चाहते हैं आप तो क्या याद रखेंगे कि विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन विलयन किससे बना होना चाहिए? अवाष्पशील विद्युत अनपघट विलेय पदार्थ से। सेम इसी तरह विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हमने क्या कहा? हिमांक का अवनमन। अब हिमांक में कमी हो रही है तो यहां पर हमें क्या कहना पड़ा? अवनमन। इसमें क्या कहना पड़ा? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब कमी। आप समझ गए होंगे। और एक रिलेशन बताया गया कि जो डेल्टा टीबी है अर्थात क्वथनांक का उन्नयन, वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी तरह डेल्टा टीएफ जो है ये भी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। एक सूत्र इससे बनता है जिसको हम लोग कहते हैं केबी स्मॉल एम। केबी हाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एक परिभाषा ये बनी और इससे डेल्टा टीएफ यहाँ इक्वल में कांस्टेंट लगाएंगे केएफ,
तो केएफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इनसे रिलेट करके कुछ परिभाषाएं बनी जो हम लोग मोलल उन्नयन और मोलल अवनमन में पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम आपने पूरी तरह पढ़ लिया, समझ लिया होगा। क्वथनांक का उन्नयन समझ लिया, हिमांक का अवनमन समझ लिया। डेल्टा टी भी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा टीएफ भी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी भी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। डेल्टा वृद्धि की जानकारी दे रहा है और यहां पर डेल्टा कमी की जानकारी दे रहा है, तो हिमांक का अवनमन हो गया। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक अवनमन, और इसके साथ चैप्टर फिनिश करेंगे। हम लोग को पढ़ना मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपको यह याद रखना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है। एक डेफिनेशन समझेंगे, उनसे हम बातों को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम को ही आप लोग क्या कह सकते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कह दीजिए, 1 ग्राम विलायक, सॉरी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को घोलने पर जो भी उसके क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी, उसी को हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, और प्रदर्शित किससे करते हैं? केबी से। सेम यही परिभाषा कहेंगे आप किसके लिए? मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए। कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी भी विलेय के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन हो रहा है, कमी हो रही है, उसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, और किससे प्रदर्शित करते हैं? केएफ से। ये परिभाषा कहां से बनी होगी? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा टीबी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? केबी और एम के। और अगर 1 किलोग्राम विलायक ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, मतलब मोललता की वैल्यू 1 हो गई, तो डेल्टा टीबी और केबी क्या हो गए? इक्वल। परिभाषा क्या बन गई? कि डेल्टा टीबी को ही क्या कह दिया गया? केबी। लेकिन कब? जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल को घोला गया। तो परिभाषा सूत्र से ही बनी है, आपको दिख रहा होगा। तो सूत्र से न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, परिभाषा भी खत्म हो गई कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के 1 मोल को घोलने पर जो भी क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है, उससे हम लोगों ने क्या कह दिया? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जब अवनमन की बात करेंगे तो मोलल अवनमन स्थिरांक। जब आप 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर देंगे तो परिभाषा में आप क्या कहने लगेंगे? ग्राम अणुक। जैसे ये है, आप कहेंगे 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को घोलने पर जो भी क्वथनांक का उन्नयन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। और अगर आप कहेंगे 100 ग्राम विलायक में किसी भी विलेय के 1 मोल को घोलने पर जो भी हिमांक में अवनमन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। मतलब मोलल और ग्राम अणुक में केवल कितना अंतर है? जहां पर आप 1000 की जगह 100 ग्राम कह देंगे, तो मोलल की जगह हम लोग क्या कहने लगेंगे? ग्राम अणुक। इसके बाद एक वान टॉप गुणक है, जिसको आई से प्रदर्शित किया गया है। किसी पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म के प्रेक्षित मान, जो डेल्टा 0 लिखा हमने करके प्रेक्षित, और पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म के परिकलित मान के अनुपात को ही क्या कह दिया हमने? उस पदार्थ का अणुसंग वान टॉप गुणक, जिसको किससे प्रदर्शित किया गया? आई से। फिर से समझिए, किसी पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म के प्रेक्षित मान और पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म के परिकलित मान के अनुपात को क्या कहा गया है? वान टॉप गुणक, और प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। ये सारी परिभाषाएं खत्म हो गई हैं। अब आपको क्या करना है? इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। और आज मैं आपको एक काम दे रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए। कल हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी फिनिश करेंगे, लेकिन इन फॉर्मूलों के साथ जो हम लिखने जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले की ओर। आपको बोर्ड में दिख रहे हैं कुछ फॉर्मूले। हम लोग 4 टाइप से न्यूमेरिकल खत्म करेंगे: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जहां जहां मैंने सर्किल कर दिया है, बस ये याद रखोगे आप कि स्मॉल एम मोललता है, कैपिटल एन नॉर्मलता है, कैपिटल एम मोलरता है। जहां जहां सर्किल किया केवल वहां पर, वरना सभी जगह स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। स्मॉल एम विलेय का अणु भार, कैपिटल एम विलायक का अणु भार। या कहीं पर M1 M2 लिखा है तो M1 विलेय का अणु भार और M2 विलायक का अणु भार। कहीं पर A और B लिखा हुआ है तो A वाला विलेय का और B वाला विलायक का। अगर हमने मान लो M में लिखा तो अणु भार हो जाएगा, W में लिखा तो भार हो जाएगा, मोल में लिखा
तो मोल हो जाएंगे, लेकिन ए वाले विलेय के और बी वाले विलायक के। इसी तरह 1 और 2 वाले, 1 वाला विलेय का और 2 वाला विलायक का। तो आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। एस ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, अभी मैंने बताया। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, वी विलियन का आयतन है लीटर में, एम यहां मोलरता है, एन नॉर्मलता है, स्मॉल एम मोललता है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है जैसा मैंने बताया। फिर से ये विलेय का मोल प्रवाह हो गया, और जिसका मोल प्रवाह निकालना होगा उसके मोल ऊपर कुल मोल नीचे। मोल प्रवाहों का योगफल हमेशा एक होता है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध के लिए सूत्र लगाएंगे। एम कैपिटल एम यहां मोलरता है, M1 विलेय का अणु भार है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, एन नॉर्मलता है, ई तुल्यांकी भार है, एन यहां पर नॉर्मलता है और एम क्या है, मोलरता है, और वैलेंसी फैक्टर आपने सीखा ही है। फिर से स्मॉल एम यहां क्या है, मोललता है, कैपिटल एम मोलरता है, डी क्या है, विलयन का घनत्व है, M1 विलेय का अणु भार है। सेम वही, विलेय का मोल प्रवाह, विलायक का मोल प्रवाह, विलायक का अणु भार। पी आपको पता है पराशर दाब है, वी विलियन का आयतन है लीटर में, एन मोलों की संख्या है, आर को विलियन स्थिरांक कहते हैं, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इसके मान की बात भी करेंगे। टी होता है परम ताप, सेम वही एन अपॉन में वी करके मोलरता बन गया, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, तो मैंने डायरेक्ट मोलरता लिख दिया इसको। अब P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलियन का वाष्प दाब। इस सूत्र को सरलतम रूप में लिख सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इजी होगी ना, आंसर दोनों से सेम आएंगे, लेकिन इससे कैलकुलेशन इजी होगी, इसलिए इसको फॉलो करेंगे हम लोग। अब डेल्टा टीवी आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक का उन्नयन। टीवी विलियन का क्या है, क्वथनांक, T0 विलायक का क्वथनांक, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, T0 विलायक का हिमांक, TF विलियन का हिमांक। इसी तरह यहां पर KB क्या हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक, KF मोलल अवनमन स्थिरांक। अगर मोलल वाला कोई भी सूत्र लगाएंगे तो 1000 लगेगा। KB मैंने कहा मोलल है, उन्नयन स्थिरांक, KF मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, स्मॉल m क्या है यहाँ पर, विलेय के अणु भार। अगर सूत्र मोलल की बात की गई 1000 लगाओगे, ग्राम अणु की बात की जाएगी तो आप क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अगर किसी भी फॉर्मूले में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी फिनिश करेंगे, और 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश करके हम लोग थर्ड डे उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी डाउट होंगे आप पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।